जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर आइए हम सब संकल्प लें कि साफ सफाई की संस्कृति अपनाकर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को मजबूत करेंगे। स्वच्छता और साफ सफाई निजी रूप से इतर हमारे समाज और राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। गांधी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता पर बहुत जोर दिया था। वे चाहते थे हर व्यक्ति अपना सफाई कर्मी खुद बने। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद देश को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता व साफ सफाई को बढ़ावा देना था। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया और दूसरा चरण 5 साल के लिए है और इसका मकसद देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त करना है। आइए हम जान लें कि स्वच्छ और रहकर ही हम स्वस्थ हो सकते हैं और तभी स्वच्छ स्वस्थ राष्ट्र बन सकता है। आखिर ये स्वच्छता है क्यों जरूरी? साफ सफाई पर किया गया खर्च एक निवेश के रूप में है। अगर आप स्वच्छता पर 1 रुपये का निवेश करते हैं तो आप इलाज की लागत के तौर पर 9 रुपये बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको उत्पादक दिनों का फायदा भी मिलेगा। सिर्फ अच्छी तरह से हाथ धोने से हर साल 5 लाख जानें बच सकती हैं। कम विकसित देशों में हर 10 में से 6 व्यक्ति के पास अच्छी तरह से हाथ धोने की सुविधाएं नहीं हैं। कोविड-19 महामारी ने अच्छी तरह से हाथ धोने के महत्व को उजागर भी किया है। 3.77 करोड़ भारतीय प्रभावित होते हैं जल जनित बीमारियों से हर वर्ष और 15 लाख जाने जाती हैं हर वर्ष दुनिया भर में जल जनित संक्रमण से। यानी कि बीमारियां दुनिया भर में होती हैं अशुद्ध पानी पीने और साफ सफाई की कमी से। $15 करोड़ का सालाना नुकसान उठा रहा है भारत वायु प्रदूषण से। आइए हरदोई की सर्वोदय आश्रम सिकंदरपुर की अध्यक्ष उर्मिला बहन से हम जानते हैं कि हरदोई में सर्वोदय आश्रम की स्थापना उनके द्वारा गांधी जी की विचारधारा को लेकर की गई है। वो गांधीवादी विचारधारा क्या है और उससे हरदोई में क्या लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया है। हमारे साथ हरदोई सर्वोदय आश्रम की अध्यक्ष उर्मिला जी रेडियो जागो 90.4 FM से इस समय जुड़ी हुई हैं और हम उर्मिला बहन से ये जानना चाहेंगे कि ये सर्वोदय की विचारधारा जो महात्मा गांधी की थी उसको बढ़ाने का आप काम कर रही हैं और जो सबके उत्थान की बात सर्वोदय के माध्यम से महात्मा गांधी ने आज इतने वर्ष पहले की, आज के परिवेश में कितनी वो सार्थक है और उसको व्यवहारिक और अमली जामा पहनाने का काम जो सर्वोदय आश्रम हरदोई कर रहा है। पूरे देश में आज सर्वोदय आश्रम हरदोई का इस बात के लिए जाना भी जाता है। साथ ही साथ आप हरिजन सेवक संघ का आपके वहाँ स्कूल भी है जिसमें कि बच्चियां जो हैं हरिजनों की वो मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आप बताइए कैसे सर्वोदय की महात्मा गांधी की विचारधारा क्या है और उसको कैसे आप आगे बढ़ा रही हैं? नमस्कार गौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आमंत्रित किया। गांधी तो युग पुरुष है और गांधी के जो संदेश हैं उन संदेशों पे चलकर ही पूरी दुनिया के लिए समाधान है, देश के लिए समाधान है, गांव के लिए समाधान है, सबके लिए समाधान है। तो अगर आरंभ से बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो मूल्य परक शिक्षा हो, जो एक उनकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा हो और जिसमें एक ईमानदारी का पुट हो, तो शायद हम कुछ ऐसे संस्कार बच्चों के अंदर डाल सकते हैं जिससे वो एक देश जिस तरीके के नागरिकों की कल्पना करता है उस तरीके के नागरिक हम तैयार कर सकें। तो सर्वोदय आश्रम जो है वो 1981 में स्थापित हुआ
जी। और हम लोग चूंकि सोचा गांव के लिए ही हमें काम करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही एक स्थान चुन के हम लोग वहाँ पे काम करना आरंभ कर दिए। यही हम उर्मिला बहन एक बात जोड़ दें कि आपके पति रमेश भाई ने जो महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का हरदोई में काम किया और सन 81 में उन्होंने ये ऊसर पे जिस समय संघर्ष करके आज जो स्थापित किया सर्वोदय आश्रम, वो हरदोई में लोगों की, किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बहुत काम कर रहा है। देखिए, ये जो हम सबके नेतृत्व करता जो है रमेश भाई थे, जी। जो कि विनोबा जी के से जुड़ गए थे और उन्होंने हम सब लोगों को जोड़ लिया। हमको जोड़ लिया, कुसुम जी को जोड़ लिया, रमेश भैया को जोड़ा, विमला जी को जोड़ा, विजय भाई को जोड़ा, अनेक उन्होंने युवा तैयार किए जो उनके काम में सहायक बने। तो दुर्भाग्य से वो नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी लकीर छोड़ गए हैं और हम लोगों को ऐसा संदेश दे गए हैं कि हम लोग जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने हरदोई के बहुत युवा साथी जोड़े, जिसमें गौड़ साहब आप भी हैं, राधे श्याम जी नहीं है, हमारे अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा। उनके पास एक टीम थी और उस टीम ने उस काम को आगे बढ़ाया। जो कि वो विनोबा जी के आश्रम में गए थे और हम सब लोगों को ले भी गए थे, तो विनोबा जी के जमीन के काम को से हम सभी लोग परिचित थे। तो ये लगा कि ये ऊसर जमीन है, तो इस जमीन को सुधारना बहुत जरूरी है। जब ये जमीन सुधरेगी तभी जो है किसानों मजदूरों की आमदनी में बढ़ावा होगा। तो एक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन 2 गांव में किया गया, वो बहुत सफल रहा। किसानों की जमीनों में बम्पर पैदावार हुई। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हरदोई से एक प्रयोग रमेश भाई ने किसानों के ऊसर खेतों को सुधार की दिशा में उठाया, उसको वर्ल्ड बैंक ने अडॉप्ट किया, उसको स्वीकृत किया और उसको अपनाया और पूरे देश में ऊसर को सुधारने का काम किया। आप ये बताइए, इसके अलावा और गांधी जी की विचारधारा को लेकर के ये सर्वोदय आश्रम ने और क्या क्या काम किए हैं? ये सब चूंकि हमारी संस्था के साथ में आश्रम नाम जुड़ा है, तो हम तो जो है वो एक लोक सेवक हैं। जब यहाँ पे आश्रम का नाम हुआ तो बहुत सारी बहनें, आश्रम का नाम चला तो बहुत सारी बहनों को यहाँ पे संरक्षण मिला। और वो बहनें जो कि घर में प्रताड़ित थी, निराश्रित थी, या किसी तरीके से मान लीजिए वो विडो थी, अविवाहित थी, तो ऐसी बहनों को संरक्षण देने का काम सर्वोदय आश्रम ने किया। न केवल उनको संरक्षण दिया बल्कि उनको सेवा के लिए तैयार किया। तो वही बहनें बहुत सारी जो है वो हमारे बहुत विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी हैं और न केवल उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया बल्कि वो लोगों की सेवा के काम में भी आ रही हैं। और साहिबा ने जो है वो आई और उन्होंने वो मशीनें जो हैं बहनों को दी, तो बहनें जो हैं उनके जरिए प्रशिक्षण पाती हैं। बहुत सारे 7 जनपदों में हम लोग उषा इंटरनेशनल के जरिए बहनों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और वो बहनें अपना रोजगार सृजन, 500 से भी हमारे स्कूल हैं उषा के, तो वो अपने उनके जरिए जो है वो अपनी आजीविका का निर्वाह करती हैं। हमारे यहाँ कैंपस में 450 बच्चियां हैं जो सभी हरिजन बच्चियां हैं और स्वयं हरिजन से वो संस्था जो स्वयं गांधी जी ने 1932 में स्थापित की थी, उसके भी उस संस्था के जरिए भी जो है 200 बच्चियां यहाँ पे शिक्षा पा रही हैं। तो ये भी एक जो है वो शिक्षा की मशाल हम लोग जला रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और समय समय पे यात्राओं का आयोजन, पद यात्राओं का आयोजन, देश के विभिन्न अंचलों में जाना और गांधीवादी मूवमेंट को बढ़ावा देना। गांधी ने जो संदेश दिया था, गांधी ने जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे चलकर ही समाधान है। हरदोई के गांधी भवन में आपने ही प्रतिदिन शाम को प्रार्थना सभा शुरू की है। 13 जनवरी से जो है यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला जी, उन्होंने ये उनकी मूल योजना थी। उन्होंने कहा कि गांधी भवन, तो ये प्रतिदिन शाम को होती है गांधी भवन में? शाम को होती है, कुछ न अखंड रूप से चल रही है। कोरोना में थोड़ा सा बाधित हुई थी, बाकी चल रही है। जो भी 2-4 लोग हैं, जो भी संख्या कम ज्यादा हो, वो शाम को प्रार्थना करते हैं सारे लोग और गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे देश में यही एक संस्था है जो कि नियमित प्रार्थना का कार्यक्रम आयोजित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले नैमिषारण्य पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चक्रतीर्थ ललिता देवी मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर पूजन अर्चन कर अध्यात्म और झाड़ू लगाकर स्वच्छता की साधना का संदेश भी दिया। नैमिषारण्य
तीर्थ में 550 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। नैमिषारण्य हरदोई के पास होने की वजह से नैमिषारण्य के विकास से हरदोई के विकास की भी कई संभावनाएं जगेंगी। उन्होंने तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयास और सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देने की बात भी कही। संत महंतों से संवाद कर तीर्थ के विकास पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य की आध्यात्मिक पौराणिक महत्वता का तीनों लोकों में गुणगान होता है। यहाँ महर्षि दधीच के त्याग व बलिदान की यह धरती है। इसी धरा पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुनाकर भारत की ज्ञान परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्य को आगे बढ़ाया था। वेद परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेद व्यास का मुख्य आश्रम सहित अनेक प्राचीन तीर्थ यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही तीर्थ को लखनऊ से इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ हवाई सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रव्यापी सुरक्षता ही सेवा अभियान का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने देश भर के लोगों से 1 घंटे श्रमदान में भाग लेने की अपील की थी। उन्होंने खुद हाथों में झाड़ू लेकर फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित के साथ एक पार्क में सफाई की। इस दौरान मोदी ने स्वास्थ्य और फिटनेस को स्वच्छता से जोड़ने पर भी बल दिया था। एशियन गेम्स में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन अपना जारी रखा और पदकों की झड़ी लगा दी। निशानेबाजों से लेकर बैडमिंटन और गोल्फ से लेकर के एथलेटिक्स में भारत ने 3 स्वर्ण पदक सहित 15 पदक अपनी झोली में डाले। हांगझू में एक दिन में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके साथ ही भारतीय एथलीटों ने पदकों का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। भारत के कुल 53 पदक हो गए हैं। इन एशियन गेम्स में भारत 100 पदक के आंकड़े को पार करने के लक्ष्य के साथ उतरा है और उसने अब तक आधा सफर तय कर लिया है। एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में था, जब उसने 16 स्वर्ण सहित 18 पदक भी जीते थे। भविष्य को ध्यान में रखकर यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ व उसके आसपास के क्षेत्र को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने व इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा की है। सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी व रायबरेली के साथ ही हरदोई को भी राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है। राजधानी क्षेत्र में के गठन का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल समेत अन्य सुविधाओं के मामले में उच्च मानकों पर विकसित करना है। राज्य राजधानी क्षेत्र में हरदोई के शामिल होने पर यहाँ के कई सुनियोजित विकास के रास्ते भी खुलेंगे। तेल कंपनियों ने कल से वाणिज्यिक इस्तेमाल वाली 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम 209 रुपये बढ़ा दिए हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम 903 रुपये पर कायम हैं। दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर अब 1,731 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इससे पहले वाणिज्यिक एलपीजी के दाम 1 सितंबर को 157 रुपये 5 पैसे घटाए गए थे। वहीं विमान ईंधन की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 सितंबर को 14.1% की बढ़ोतरी की गई थी। देश में जीएसटी संग्रह सितंबर में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस साल यह लगातार 7वां महीना है जब कर संग्रह 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने करीब 1 सप्ताह पूर्व 100 रुपए के नोट से अधिक भारतीय मुद्रा नेपाल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक ने दोनों देशों के नागरिकों को 25,000 से अधिक नोट नेपाल से भारत व भारत से नेपाल ले जाने पर रोक लगा दी है। नेपाल में फेरा कानून के तहत 100 से अधिक की करेंसी वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। इसी के चलते नेपाल सरकार ने सर्कुलर जारी कर 100 रुपये तक के ही भारतीय नोट को नेपाल लाने की अनुमति प्रदान की है। हरदोई में वित्तीय अनियमितता के मामले में संडीला पुलिस ने आरोपित प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। विकास खंड संडीला के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता मामले में जांच की पुष्टि होने पर
20 अगस्त को सचिव व प्रधान पर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में संडीला कोतवाली में रिपोर्ट लगाई थी। संडीला विकासखंड के ग्राम पंचायत गोसवा गोंडा के प्रधान और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने जन सुनवाई कर शिकायत कर ग्राम पंचायत में बिना कार्य कराए इंटरलॉकिंग कार्य के नाम पर सरकारी धनराशि निकालकर गबन करने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच डीडीओ के द्वारा की गई थी कि बिना कार्य के कराए ही धनराशि निकालने की पुष्टि भी उसमें हुई थी। चीनी के निर्यात पर रोक लगा सकती है सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार गेहूं और चावल के बाद चीनी के निर्यात पर रोक लगाने की सोच रही है। बताया जा रहा है कि इस साल बारिश की वजह से कम उत्पादन और त्योहारी मौसम में मांग और महंगाई की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। गन्ना पिराई के नए सीजन में यह प्रतिबंध प्रभावी हो सकता है। गन्ने पिराई का सीजन अक्टूबर महीने से शुरू होकर अगले साल मार्च महीने तक जारी रहता है। 2021-22 में रिकॉर्ड 11 मिलियन टन चीनी बेचने के बाद सरकार ने 2022-23 के चीनी सीजन की शुरुआत में चीनी निर्यात करीब 6 मिलियन टन तक लिमिट कर दिया था, जिससे देश के घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बिना रुकावट के चलती रहे और कीमतों पर रोक लगाई जा सके। अभी आप अभय शंकर गौड़ से सुन रहे थे आज की हलचल।